हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आपको पता है, अपन ने पिछली क्लास में मेवाड़ के इतिहास के बारे में जाना था और लास्ट की जो क्लास थी अपनी, वो किसके बारे में थी? चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह के बारे में। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, तो अधिकार होने के बाद में जो सिसोदा ग्राम के जो लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे हरि सिंह, उन्हीं के जो पुत्र थे हमीर सिसोदिया, उनके द्वारा जयसिंह या जैसा को 1326 में डिफीट करके, कहने का मतलब पराजित करके, चित्तौड़ पर वापस अधिकार कर लिया जाता है। और अब चित्तौड़ के नए शासक कौन बन जाते हैं? हमीर सिसोदिया। तो आज अपन हमीर सिसोदिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगले जो मेवाड़ के शासक थे, उनका नाम था हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया। सिसोदिया। तो अभी हाल ही में हमीर सिसोदिया से जो रिट लेवल फर्स्ट था, उसमें क्वेश्चन भी आया था क्या का विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है? तो उसका आंसर क्या था? हमीर सिसोदिया। क्योंकि जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, उसी में हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो आज अपन इसी हमीर सिसोदिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमीर सिसोदिया हमीर सिसोदिया से ही यहाँ के शासक महाराणा कहलाने लगे थे। ये जो हमीर सिसोदिया था, यहीं से जो मेवाड़ के जो शासक थे, वो क्या कहलाने लगे थे? महाराणा। और इसी हमीर सिसोदिया को इसे ही मेवाड़ का उद्धारक गलत है, उद्धारक क्या बोला जाता है? उद्धारक। उद्धारक कहा जाता है। अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई है। हमीर सिसोदिया से ही यहाँ के शासक महाराणा कहलाने लगे थे। उसके अलावा इसे ही मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। किसको? हमीर सिसोदिया को। और अभी जो रिट में आया था, अब अपन उसकी बात करते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा गया है।
क्या बोला गया है? विषम घाटी पंचानन। यही अभी पूछा गया था कि विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है, तो आंसर क्या था? हम्मीर सिसोदिया। आगे बात करें अपन हम्मीर सिसोदिया की, तो महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित महाराणा कुंभा द्वारा लिखित रसिक प्रिया में इसे वीर राजा की उपाधि प्रदान की गई है। जो कुंभा द्वारा रसिक प्रिया लिखी गई है, उस रसिक प्रिया में इसको क्या उपाधि दी गई है? वीर राजा की उपाधि दी गई है। और यह उपाधि किसको दी गई है? हम्मीर सिसोदिया को, जो शासक कहाँ के थे? मेवाड़ के शासक थे। आगे बात करें तो इन्होंने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। यानी अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में करवाया किसने था? तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए हम्मीर सिसोदिया के द्वारा यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और एक बात और है इनके बारे में, हम्मीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। तो ये थी हम्मीर सिसोदिया के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वह। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। हम्मीर सिसोदिया शासक कहाँ के? मेवाड़ के। हम्मीर सिसोदिया से ही यहाँ के शासक महाराणा कहलाने लगे थे। अब जितने भी मेवाड़ के शासक आएंगे उनके सबके नाम के आगे क्या रहेगा? महाराणा। जैसे कि महाराणा सांगा, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप। जैसे बात करें अपन महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, तो यहाँ से हम्मीर सिसोदिया से ही यहाँ के शासक क्या कहलाने लगे थे? महाराणा कहलाने लगे थे। और ये जो हम्मीर सिसोदिया है इसी को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तीसरी बात, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ये जो हम्मीर सिसोदिया है इसको विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है। महाराणा कुंभा के द्वारा लिखित जो रसिक प्रिया है, इस रसिक प्रिया में इसके लिए वीर राजा की उपाधि भी प्रदान की गई है। उसके अलावा इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में
अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में जो दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको भी हराया था। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपको राजस्थान की कंप्लीट हिस्ट्री, उसके अलावा राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी, इन तीनों टॉपिकों को कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको भारतीय इतिहास पढ़ाऊंगा, जिसमें अपन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे। तो आपका ये जो राजस्थान का मामला है, उसके अलावा आपकी जो भारत की हिस्ट्री है, उसको कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। और हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको जैसे भारत की ज्योग्राफी और लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा क्या ये जो महाद्वीप है हमारे 7 महाद्वीप और महासागर, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये जो भी क्लासें हैं ये फ्री मिलेगी, और इसी रामबाण क्लासेज के ये डिजिटल मंच पे आपको इन सब क्लासों की सुविधा फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को करें, और भविष्य में आपके अच्छे भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। आप जो भी निश्चित और इच्छित लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह लक्ष्य मतलब आपको प्राप्त हो। तो ये बताया है मैंने आपको हमीर सिसोदिया के बारे में। अब अपन अगले जो शासक थे चित्तौड़ के, उनकी बात करेंगे। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अगले जो चित्तौड़ के शासक बने, उनका नाम था क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह का दूसरा नाम अपन को क्या मिलता है, खेता। अगले जो चित्तौड़ के शासक बने, उनका जो नाम था वह क्या था, क्षेत्र सिंह। और क्षेत्र सिंह को ही अपन क्या कहते हैं, खेता। अगले जो शासक थे उनका नाम था क्षेत्र सिंह। क्या नाम था उनका, क्षेत्र सिंह, या इसी को अपन कह सकते हैं खेता। तो इनके बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है। क्या इनके समय में एक आक्रमण भी हुआ था जो बूंदी के शासक लाल सिंह के द्वारा किया गया था, और उस युद्ध में बूंदी के लाल सिंह विजयी भी रहे थे। उसके अलावा इनके 2 दासी पुत्र आते हैं, जिसका नाम था चाचा और मेरा। आगे चलकर ये क्या है, कहने का मतलब जो कुंभा था उसका मामला सेट कर, कुंभा के पिता मोकल का मामला सेट कर देते हैं। इसी कारण आपको ये याद रखना है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ क्षेत्र सिंह या खेता के बारे में। तो आपको 2 बातें याद रखनी है। क्षेत्र सिंह या खेता शासक कहाँ के थे, चित्तौड़ के। और इनके समकालीन बूंदी के शासक का नाम क्या था, बूंदी। और बूंदी के शासक का नाम था लाल सिंह। क्या नाम था, लाल सिंह। मैंने क्या बताया है, जब चित्तौड़ के शासक क्षेत्र सिंह या खेता थे, उस समय बूंदी के इनके जो समकालीन शासक थे उनका नाम क्या था, लाल सिंह। तो इस लाल सिंह के द्वारा इस क्षेत्र सिंह या खेता के ऊपर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, आक्रमण। और आक्रमण में होता क्या है, क्षेत्र सिंह या खेता को हार का सामना करना पड़ता है। यानी क्षेत्र सिंह या फिर खेता की इसमें क्या होती है, हार होती है, और बूंदी के लाल सिंह इसमें विजयी रहते हैं। बूंदी के लाल सिंह इस युद्ध में विजयी रहते हैं। उसके अलावा इस क्षेत्र सिंह या खेता के 2 दासी पुत्र थे, दासी पुत्र। और दासी पुत्रों का नाम क्या था, चाचा। एक का नाम तो था चाचा और दूसरे का नाम था मेरा। तो आप इन दोनों नामों को याद रखना। ये नाम आगे चलकर इतिहास में बहुत बवंडर मिस्टेक करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है, क्षेत्र सिंह या खेता के बारे में। बूंदी के समकालीन शासक कौन थे, मतलब क्षेत्र सिंह या खेता के समकालीन बूंदी के शासक थे लाल सिंह,
लाल सिंह के द्वारा इस क्षेत्र सिंह या खेता के ऊपर आक्रमण किया जाता है और इस युद्ध में खेता या क्षेत्र सिंह को हार का सामना करना पड़ता है और बूंदी के लाल सिंह इस युद्ध में विजयी रहते हैं। उसके अलावा क्षेत्र सिंह या फिर खेता के दो दासी पुत्र थे और दासी पुत्रों के अगर नाम की बात करें तो एक का नाम तो था चाचा और दूसरे का नाम था मेरा। अब आगे चलकर ये दोनों क्या करेंगे, जैसे ही अपन आगे बढ़ते जाएंगे तब इन दोनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका आती है, तो उसकी भी अपन उस समय ही चर्चा करेंगे। आप अभी ये दो नाम याद रखना, क्षेत्र सिंह या खेता के दो पुत्र, एक का नाम चाचा और दूसरे का नाम मेरा। तो अब अपन आगे की बात करते हैं। तो अगले जो शासक हैं मेवाड़ के, उनका नाम है महाराणा लाखा, जिसको अपन लक्ष्य सिंह भी कहते हैं। महाराणा लाखा। अगले शासक कौन है, यहाँ पे लिखता हूं मैं। अगले शासक कौन है, मेवाड़ के महाराणा लाखा। कौन है, महाराणा लाखा। अब ये शासक कहाँ के हैं, मेवाड़ के। शासक कहाँ के, मेवाड़ के। मेवाड़ के शासक कौन, महाराणा लाखा। और लाखा के समकालीन अगर मारवाड़ के क्षेत्र की बात करें, मारवाड़ वाले रीजन की बात करें तो मारवाड़ के शासक कौन थे, राव। मैंने पहले आपको बताया भी था जब मारवाड़ पढ़ाया था उस समय का, जो मारवाड़ के और बीकानेर के जो शासक थे ये अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, राव लगाते थे। तो समकालीन मारवाड़ के शासक कौन थे, राव चुंडा। समकालीन मारवाड़ के शासक कौन, राव चुंडा। और राव चुंडा के दो पुत्र थे। कितने पुत्र, दो पुत्र। एक का नाम था रणमल और दूसरे पुत्र का नाम क्या था, कान्हा। कान्हा। तो मैंने आपको क्या बताया है का मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा लाखा, इनके समकालीन मारवाड़ के शासक थे राव चुंडा और चुंडा के दो पुत्र थे, एक का नाम रणमल और दूसरे का नाम कान्हा। तो इनमें ज्येष्ठ पुत्र था रणमल और छोटा पुत्र यानी रणमल बड़ा था और ये कान्हा था, ये इसका अनुज था। और अग्रज कौन था, रणमल। तो होता क्या है, ये जो राव चुंडा था ये अपनी रानी किशोर कुंवरी के प्रभाव में आकर अपना उत्तराधिकारी किसे बनाता है, कान्हा को। उत्तराधिकारी किसको बना दिया गया, कान्हा को बना दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि मारवाड़ के शासक राव चुंडा के द्वारा अपनी जो रानी थी किशोर कुंवरी, इसके प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। जबकि कायदे कानून और नियमानुसार शासक किसको बनना चाहिए था, रणमल को बनना चाहिए था। तो ये तो बात हो गई शासक बनने की। अब बात करें अपन रणमल की, तो इस रणमल के भी एक बहन थी और बहन का नाम क्या था, इसके भी एक बहन थी और इस बहन का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई। जब रणमल को मारवाड़ का शासक नहीं बनाया जाता है तो यह रणमल क्या करता है, यह हंसाबाई थी जो इसकी रणमल की बहन थी। तो अभी आप यहाँ तक याद रखो, रणमल की बहन का नाम क्या, हंसाबाई। इधर मेवाड़ वाले क्षेत्र की बात करें तो महाराणा लाखा के एक पुत्र थे और पुत्र का नाम था राणा चूड़ा। क्या नाम था, राणा चूड़ा। और यहाँ पे राव चुंडा। तो आप इन नामों में मतलब कंफ्यूजन मत होना,
मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इधर मारवाड़ के शासक राव चूंडा, चूंडा के दो पुत्र कान्हा और रणमल, कान्हा उत्तराधिकारी बन गए और रणमल के एक बहन भी थी और बहन का नाम था हंसाबाई। जब रणमल को शासक नहीं बनाया जाता है और कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, तो यह रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ करवाना चाहता था? मेवाड़ के महाराणा लाखा के पुत्र महाराणा चूड़ा या राणा चूड़ा के साथ करवाना चाहता था। लेकिन इस हंसाबाई का लगन लेके जब पंडित यहाँ से रवाना हुआ, क्या लेके? लगन लेके। तो पंडित जब यहाँ से रवाना हुआ तो होता क्या है, इस पंडित के द्वारा कंफ्यूजन वश अपना दामाद, कहने का मतलब जैसे हिंदू समाज में ये प्रथा होती है कि जब कहने का मतलब किसी भी लड़की की सगाई की जाती है या उसका सगाई के बाद में जब उसका विवाह किया जाता है तो विवाह के दौरान उसका लगन भेजा जाता है। तो होता क्या है, जब इस हंसाबाई का लगन भेजा गया तो ये पंडित लगन ये राणा चूड़ा के मतलब हाथ में न देकर किसको दे देता है? महाराणा लाखा को, जो पिता किसके थे? राणा चूड़ा के पिता थे। तो कहने का मतलब विवाह होना किसके साथ में था? राणा चूड़ा के साथ में। लेकिन विवाह हो जाता किसके साथ में? महाराणा लाखा के साथ में। तो इस हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो गया? इस हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो गया? महाराणा लाखा के साथ। विवाह किसके साथ हो गया? महाराणा लाखा के साथ। तो एक बार फिर मैं आपको ये डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। रणमल की बहन हंसाबाई और हंसाबाई का लगन लेके ये पंडित रवाना कहाँ पे होता है? मेवाड़ में। और दामाद किसको बनाना चाहता था? राणा चूड़ा को। लेकिन कंफ्यूजन वश होता क्या है, इस राणा चूड़ा को दामाद न बनाकर किसको दामाद बना लिया जाता है? कहने का मतलब लगन किसको सौंप दिया जाता है? महाराणा लाखा को। और इस समय महाराणा लाखा वृद्धावस्था में थे, कहने का मतलब ये बूढ़े थे, और हंसाबाई एक नौजवान, कहने का मतलब कन्या थी। लेकिन फिर भी इसका विवाह किसके साथ करवा दिया जाता है? लाखा के साथ। लेकिन जब रणमल को इसका पता चलता है तो हंसाबाई का लगन राणा चूड़ा को न देकर इस पंडित के द्वारा किसको दे दिया गया? महाराणा लाखा को। तो रणमल वैसे तो मना करता है कि मैं अपनी बहन का विवाह महाराणा लाखा से नहीं करवा सकता। तो इस रणमल के द्वारा जब मना किया जाता है तो कहने का मतलब फिर इनके द्वारा आपस में समझौता करके ये मान भी लिया जाता है कि चलो ये जो हंसाबाई है इसका विवाह किससे करवा देंगे? लाखा के साथ। लेकिन विवाह कैसे हुआ? सशर्त हुआ। सशर्त। और सशर्त क्या हुआ कि ये जो हंसाबाई और ये जो महाराणा लाखा है, इनसे जो संतान पैदा होगी वही मेवाड़ की अगली शासक बनेगी। क्या शर्त लगी और कौन सी शर्त के तहत ये विवाह हुआ? आप इस शर्त को भी याद रखना कि हंसाबाई और महाराणा लाखा से जो संतान पैदा होगी वही मेवाड़ की अगली उत्तराधिकारी बनेगी। क्योंकि महाराणा लाखा के पहले से ही एक पुत्र था, तो रणमल ने मना करना ही था। क्योंकि गद्दी के राजगद्दी हो या मुकुट हो या उत्तराधिकारी हो, सबसे पहले बड़े पुत्र का अधिकार होता है। लेकिन रणमल के द्वारा साफ बोल दिया गया कि अगर मैं अपनी बहन हंसाबाई का विवाह तो करवा सकता हूँ किसके साथ? महाराणा लाखा के साथ। लेकिन हंसाबाई और लाखा से जो पुत्र पैदा होगा वही पुत्र मेवाड़ का अगला भावी शासक बनेगा। तो जब इन दोनों का विवाह हो गया तो विवाह होने के पश्चात एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का नाम क्या था? महाराणा मोकल। कौन हुआ? महाराणा मोकल। तो फिर महाराणा मोकल ही वैसे शासक बने। लेकिन ये जो राणा चूड़ा था इसके द्वारा आजीवन विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली जाती है।
तो आपने देखा भी होगा, एक प्रश्न बार बार आता है, मेवाड़ के इतिहास का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, या राजस्थान के इतिहास का भीष्म पितामह किसे बोला जाता है, तो वह राणा चूड़ा को बोला जाता है, क्योंकि यह आजीवन विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा करता है और उसी प्रतिज्ञा पे ये अड़िग रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान के इतिहास का भीष्म पितामह किसे बोला जाता है, तो इसी मतलब यह राणा चूड़ा को कहा जाता है। क्या भीष्म पितामह, उपनाम लिख देता हूं मैं, उपनाम, और उपनाम में क्या लिखोगे, राजस्थान का भीष्म पितामह। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए, राणा चूड़ा को बोला जाता है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, मारवाड़ के शासक राव चूंडा अपनी रानी किशोर कुंवरी के प्रभाव में आकर उत्तराधिकारी किसको, कान्हा को बना देते हैं, जबकि उत्तराधिकारी बनना किसको चाहिए था, रणमल को। तो ये रणमल क्या करता है, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त किसके साथ करवा देता है, लाखा के साथ। हंसाबाई और महाराणा लाखा से जो संतान पैदा होगी वही मेवाड़ की अगली शासक बनेगी। तो फिर इनके एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम था मोकल, और शर्तानुसार मोकल को ही फिर शासक बना दिया जाता है। और ये जो महाराणा लाखा के जो पुत्र थे राणा चूड़ा, ये आजीवन अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं, और इसी कारण इनको राजस्थान के इतिहास का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके मन में किसी भी प्रश्न में अगर कोई शंका या समाधान है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और आप अच्छे से कहने का मतलब इनको याद करते चले, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपके ऊपर ज़्यादा दबाव या फिर प्रेशर न रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज अपन अपनी इस क्लास को विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।